अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है फोर्थ स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड। एक ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराई है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई है। और इससे रिलेटेड कितने कितने स्टेटमेंट दिए? 4 स्टेटमेंट दिए है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड, आपको एक चीज याद है कि जनरली मेटल ऑक्साइड, जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। और बेस किसी बेस के साथ क्या नहीं करता? रिएक्ट नहीं करता। विच मीन्स यहां पे एक स्पेसिफिक मेटल बताया था, एक तो बताया था एल्यूमिनियम और एक बताया था जिंक। ये दो मेटल ऐसे हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और जिनके ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं, इसलिए इन ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहा गया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन किससे बेस पे है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बेस पे है कि ऐसा ऑक्साइड बताओ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मींस एसिड से भी रिएक्ट कर रहा हो और बेस से भी रिएक्ट कर रहा हो। तो ये तो हमें डायरेक्ट पता है कि वो मेटल ऑक्साइड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, या तो वो एल्यूमिनियम का होगा या वो जिंक का होगा। क्या ऑप्शन में एल्यूमिनियम दिख रहा है? तो ध्यान से देखिए, हाँ पहला ऑप्शन सही है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम वाला नहीं, जिंक ऑक्साइड हाँ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? बी। इसका मतलब ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कोई दिक्कत? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है आयरन नेल इज डिप टू ईच अदर टेस्ट ट्यूब। आपको दो टेस्ट ट्यूब दे रखी है, पी और क्यू। ठीक है, पी में क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। और क्यू में क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। इन दोनों की रिएक्शन आयरन से करा के देखो। आपको पता है आयरन क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है, कॉपर से भी, और हाईली रिएक्टिव मेटल है सिल्वर से भी। तो ये दोनों को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। मींस क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट। और एक तरफ क्या बना लेगा? कॉपर अलग कर देगा। ये भी क्या करेगा? FeNO3 बना लेगा। FeNO3, और साथ में क्या बना लेगा? Ag अलग कर देगा। मींस ये दोनों से रिएक्शन करेगा ही करेगा। तो आपसे ऑप्शन में कहा है कि आयरन नेल इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब। आयरन नेल्स को किस में डाला गया? पी और क्यू टेस्ट ट्यूब में डाला गया। पी में क्या रखा था? कॉपर सल्फेट, बहुत बढ़िया। क्यू में क्या रखा था? सिल्वर नाइट्रेट। ये रहा जी क्यू में सिल्वर नाइट्रेट। आपको पता है जैसे ही दोनों बीकर में किसको डालोगे? आयरन को, बीइंग हाईली रिएक्टिव इन नेचर, ये कॉपर को भी डिस्प्लेस करेगा और सिल्वर को भी डिस्प्लेस करेगा। और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से दोनों में क्या होनी चाहिए? रिएक्शन होनी चाहिए। तो ध्यान से देखना, इन टेस्ट ट्यूब बी इज कोटेड विद ब्लू। हाँ ये बात सही है। क्यू नो रिएक्शन, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे भी नो रिएक्शन लिखा है, नो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब पी, ये भी गलत हो गया। देयर इज नो रिएक्शन ईदर, अरे ये तो गलत ही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है कि आयरन नेल इज कोटेड विद ब्राउन कोटिंग व्हेन टेस्ट ट्यूब पी में रखा जाएगा और सिल्वर कोटिंग जब टेस्ट ट्यूब क्यू में रखा जाएगा। कोई दिक्कत? समझ भाई? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एसिड बेस एंड सॉल्ट से मिथाइल ऑरेंज का एक तरीके का इंडिकेटर था जिसका एसिड में कलर क्या होता है? रेड, और बेस में जाते जाते इसका कलर क्या हो जाता है? येलो। याद है? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बेस है कि सैंपल पेपर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। आपको बताना है कि कौन सा कलर इस सॉल्यूशन में होगा। एसिड में रेड, बेस में येलो, एसिड में रेड, बेस में येलो। कौन सा ऑप्शन सही? बी वाला ऑप्शन सही। तो व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन ईच केस? तो बता दोगे कि एसिड में रेड, बेस में, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिसॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हैव हायर पीएच वैल्यू। देखो आपने बताया है कि इनमें से पानी तो सब में सेम डाला गया है, तो पीएच वैल्यू हाई किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा पीएच किसकी होगी? तो आपको याद है पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो अगर पीएच वैल्यू चाहिए तो या तो OH नेगेटिव बहुत ज्यादा होना चाहिए या H वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। तो इनका तो पीएच कम ही होगा, 7 से ज्यादा तो नहीं होगा। तो इन दोनों में से सेम है। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मींस ये वाला ऑप्शन सही है कि इस केस में पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा है, इन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू लाइम वाटर।
द मिल्कीनेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसअपीयर। आपको याद है ये टेस्ट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड को किससे पास करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करो, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनता है, वाटर। ये केस कब है, जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइम वाटर से पास कराई है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। हाँ, अगर आप इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस क्वांटिटी में लेते हो तो होता क्या है कि ये जो पहले इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट था ना, अब वो किस में बदल जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से ये क्या होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप लाइम वाटर में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हो तो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। तो आपको ध्यान से स्टेटमेंट सुनने हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, अरे वाटर सॉल्युबल थोड़ी है, ये तो गलत हो गया। सेकंड कह रहा है इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सही है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर सॉल्युबल तो है ही नहीं कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल नहीं होगा, सॉल्युबल होगा। मींस कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। समझ पा रहे हैं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखते हैं क्या लिखा है। इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, किस किस का रिएक्शन हुआ, बेरियम क्लोराइड का, BaCl2 का, और सोडियम सल्फेट Na2SO4 का। आपको पता है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, क्या बनेगा, BaSO4 साथ में NaCl। चलिए ये बात भी सही है। आप जानते हो BaSO4 क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का, NaCl क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब देखो हमारे दिमाग में क्लिक करता है, यहाँ पे पूछते PO, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाते तो हमारे दिमाग में ये क्लिक करता कि यार ये प्रेसिपिटेट पूछ रहे होंगे, तो हम दिमाग बिल क्वेश्चन पढ़े क्या करते थे, प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट कर आते। पर ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म, इस रिएक्शन में जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो एक्वस सॉल्यूशन NaCl बन रहा है, व्हिच मींस कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन एकदम सही है। समझ पा रहे हो? तो कभी कभी देख लेना, जो आपको आंसर लगता है वो क्वेश्चन की फॉर्म में दे देते हैं ये लोग, ठीक है। आगे असर्शन रीजन, याद है 4 पॉइंट होते हैं, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, रीजन असर्शन का एक्सप्लेन कर रहा है, ए पता है ना। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, C4H8 डबल है, डबल, इसका मतलब ये क्या है, ये है ब्यूट इन। C4H6 4 का डबल -2, ये क्या है, ब्यूट आइन। C4H10 ये क्या है, ब्यूट इन। आर द सेम होमोलॉगस, अरे भाई सेम कैसे हो सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। असर्शन ही गलत हो जाए तो क्वेश्चन रीजन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इसमें टिक करें ना ऑप्शन नंबर क्या, डी, क्या कि assertion is incorrect, assertion is incorrect and reason is correct। रीजन भी देख लो, C4H8 C4H6 C4H10 और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आसान थे ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, इन फॉलोइंग एक्टिविटी सेटअप, साइंस के द्वारा, एक साइंस लैब में एक टीचर के द्वारा क्या करेगी, एक्टिविटी करेगी। ही क्लैंप पे एल्यूमिनियम वायर, उन्होंने एल्यूमिनियम वायर को क्लैंप पे लगाया एंड फिक्स एट फिर पॉइंट यूजिंग ए वैक्स, इसके फिक्स एंड पे क्या लगा दी, इन्होंने वैक्स लगा दी, ऐसा कहा गया। व्हेन हीटेड द वायर बर्नर, जब इसे बर्नर से वायर को क्या करा गया, हीट करा गया, जहां से वो क्लैंप करा गया था मतलब इस कोने से हीट करा गया। आपने देखा कि स्टूडेंट ऑब्जर्व द पिन फॉल, उन्होंने देखा पिन क्या होने लगी, फॉल होने लगी। हाँ होगी, क्योंकि यहाँ से जो हीट होगी वो कंडक्ट होती हुई कहाँ पहुंच गई होगी, यहाँ पे, और इसको मेल्ट कर दिया होगा, और मेल्ट करने की वजह से जो वैक्स उनको जोड़ के रखी थी वो टूट जाएगी और गिर जाएगी। ऐसा तो एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन क्या कहता है वो समझो। इफ टीचर ऑफ रिप्लेस एल्यूमिनियम वायर विद सिल्वर वायर, does the observation changes justify your answer? और भाई ऑब्जर्वेशन तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम और सिल्वर दोनों क्या है, मेटल है, और मेटल गुड कंडक्टर है। और ध्यान से देखोगे ना, सिल्वर इससे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, विच मीन सिल्वर के केस में जो वैक्स है ना, पहले के एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में और ज्यादा क्या कर रही होगी, तेजी से मेल्ट कर रही होगी। कोई दिक्कत? तो पहला क्वेश्चन क्या लिखोगे, इफ द टीचर रिप्लेसेस क्या एल्यूमिनियम वायर विद सिल्वर वायर, विल द स्टूडेंट ऑब्जर्व, क्या विल द स्टूडेंट ऑब्जर्व चेंज? तो आंसर है यस, ही ऑब्जर्व द चेंज। बट अब की बार जो चेंज होगा ना वो थोड़ा पहले होगा, मतलब कम समय में होगा, बिकॉज सिल्वर इज
बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट के हिसाब से तो बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। कोई दिक्कत? क्या लिखोगे? यस स्टूडेंट ऑब्जर्व चेंजेस, ठीक है। रीजन के हिसाब से बताओगे बिकॉज सिल्वर एंड एल्यूमिनियम बोथ आर मेटल एंड मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो मेटल हीट कंडक्ट कर रही है तो ऑब्जर्वेशन सही है, होगा सेम। समझ पाए? तो आंसर क्या लिखोगे? इफ द टीचर रिप्लेस एल्यूमिनियम वायर बाय द सिल्वर वायर विल द स्टूडेंट ऑब्जर्व चेंज? तो यस इट ऑब्जर्व चेंज। जस्टिफाई योर आंसर बिकॉज मेटल एंड सिल्वर बोथ आर मेटल्स, सॉरी एल्यूमिनियम एंड सिल्वर बोथ आर मेटल्स एंड मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये होगा। क्या लिखा है? विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट? क्या एल्यूमिनियम वायर हीट करते हुए मेल्ट हो जाएगा? पागल हो गया। एल्यूमिनियम हो या मेटल हो, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो ये छुटकू सी हीट की वजह से क्या नहीं होगा? ये वायर मेल्ट नहीं होगा। तो आंसर क्या लिखोगे? नो द मेटल वायर, द एल्यूमिनियम वायर इज नॉट मेल्टेड बिकॉज द एल्यूमिनियम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ज्यादा होता है। दोनों मार्क्स में आंसर मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो? अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इनमें से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, धीरे धीरे दोनों करते हैं। सबसे पहले करते हैं इसको, मतलब ए वाले पार्ट को। ए वाले पार्ट को तो मैं चाहूं तो यही कर सकते हैं। स्टार्ट करें। देखिए कह रहा है एलिमेंट एक्स स्टोर्ड इन अ केरोसिन। यार जब भी आप मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे ना तो आप देखोगे सोडियम या पोटेशियम दोनों में से एक मेटल को कहाँ स्टोर करा जाता है? उसमें स्टोर करा जाता है, केरोसिन में, पता है ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन ए केरोसिन। एक्स को किसमें स्टोर करा गया? केरोसिन में। कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ हाईली रिएक्टिव मेटल है तो रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से क्या नहीं होगा? एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। एक्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन। भाई क्लोरीन नॉन मेटल, और नॉन मेटल के साथ कौन मिलके मेटल बना, कौन आयनिक कंपाउंड बना? मेटल। इसका मतलब एक्स के बारे में बोला ये मेटल है, तो ये एक मेटल है। रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं हो रहा, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल है, और केरोसिन में स्टोर कर रखा है, तो जरूर ये एक्स क्या होगा? ये एक्स होगा या तो सोडियम या फिर होगा पोटेशियम। अभी इन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं क्वेश्चन अब पढ़ते हैं मेन, ठीक है। तो हमें हिंट तो मिल गया कि भाई ये मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये या तो हो सकता है क्या सोडियम या हो सकता है पोटेशियम। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर? तो आंसर है नो, बिकॉज एक्स रिएक्ट विद वाटर वेरी वायलेंटली। एक्स जो है वाटर से रिएक्ट करेगा बहुत वायलेंटली और कैच फायर। इजी है। गिव रीजन और आंसर बता दिया। क्या कि एक्स रिएक्ट विद वाटर वेरी वायलेंटली एंड कैचेस फायर, इसलिए वी डू नॉट स्टोर इन वाटर। कोई दिक्कत? सेकंड क्या कह रहा है? एलिमेंट एक्स आइडेंटिफाई करो। तो एक्स या तो हो सकता है सोडियम या हो सकता है पोटेशियम। दोनों में से जो आप लिख के आओगे आंसर के मार्क्स मिलेंगे, कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तीसरा प्रोसेस, नेम द प्रोसेस यूज एंड राइट द इक्वेशन एक्स एक्सट्रैक्शन। अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है एक्स को तो आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? तो आप अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं इसका, तो आपको याद है सोडियम हो या पोटेशियम हो, ये हमेशा क्लोराइड फॉर्म में अपने पाए जाते थे। इनका हमें क्या करना होता था? इलेक्ट्रोलिसिस करना होता था। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था कि Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता था? Na बना लेता था। अब ये इलेक्ट्रॉन किससे लेता था? कैथोड से, याद है? तो यहाँ पे इक्वेशन लिख देना। और Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में बदल जाएगा? Cl में। क्या ये Cl ऐसे एग्जिस्ट करता है? नहीं, Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये बैलेंस इक्वेशन। और ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? माइनस करेंगे यहाँ पे। तो क्लोरीन ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, तो क्लोरीन नेगेटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे, Cl बनाया। Cl2 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से 2 आयन लेना पड़ेगा। और ये लूज करके किसको देंगे? ये अपने इलेक्ट्रॉन एनोड को। तो आप देखोगे एनोड पे क्या इलेक्ट्रॉन लगेगी? क्लोरीन गैस। और कैथोड पे क्या इलेक्ट्रॉन लगी? सोडियम गैस, सोडियम मेटल का इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत? समझ पाया कैसे करते हो? तो पहले का आंसर लिखोगे नो वी कैन नॉट स्टोर एक्स इन वाटर बिकॉज इट रिएक्ट वेरी वायलेंटली विद वाटर एंड कैचेस फायर। फिर लिखा है एक्स को आइडेंटिफाई करो, तो एक्स इज ईदर सोडियम और पोटेशियम। फिर बोला है नेम द प्रोसेस यूज, तो नेम द प्रोसेस में लिखना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, हाँ इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो। इलेक्ट्रोलिसिस इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट, ठीक है। प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलिसिस है। बोला है राइट द इक्वेशन फॉर एक्स के, तो एक्स के लिए ये होगा
कि NaCl ब्रेक होगा इलेक्ट्रोलिसिस, जब मोल्ट करोगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, डिवाइस के हिसाब से Na प्लस जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से और क्या बन जाएगा Na में, और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को एनोड को देके किस में बदल जाएगा, Cl2 में बदल जाएगा। ये आपकी रिएक्शन है, कोई दिक्कत? पहला वाला आसान था। चलो सेकंड पार्ट को देखते हैं, ध्यान से सुनना। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? पहला पार्ट आसान था ना, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं। द डोम्स ऑफ द मेनी बिल्डिंग्स इन यूरोप एंड मेड अप ऑफ कॉपर। डोम्स मतलब बिल्डिंग की छत। तो यूरोप में ज्यादातर घरों में जो छतें होती थी, छत, वो डोम किसकी बनाई जाती थी? कॉपर की बनाई जाती थी। नाउ द कॉपर अपीयर ग्रीनिश। कॉपर समय के साथ क्या बन जाती थी? ग्रीन बन जाती थी। बताओ व्हाई डू द डोम अपीयर्स ग्रीन? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉपर है वो एयर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बना लेती थी? बेसिक, या ऐसा कह लो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेती थी। और इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से ये क्या हो जाता था? ग्रीन हो जाता था। स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे? तो आप बताओगे द डोम अपीयर्स ग्रीनिश थ्रू कॉपर इज ऑरेंज और रेड इन कलर बिकॉज इट ऑक्सीडाइज स्लैश कोरोड एंड फॉर्म बेसिक कॉपर कार्बोनेट। समझ पा रहे हो? कॉपर, सॉरी कैल्शियम नहीं, कॉपर। क्या बोला समझ आया? कि इट अपीयर्स ग्रीन बिकॉज इट ऑक्सीडाइज स्लैश कोरोड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इजी था। सेकंड पार्ट समझो। इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में क्या कॉपर को रिप्लेस कर सकते हो आयरन से? अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमने बताया था कि जो आयरन की रस्टिंग होती है ना, वो रस्टिंग होल सरफेस को क्या कर देता है? होल सरफेस को रस्ट कर देता है। इसका मतलब जब आयरन के ऊपर के सतह पे क्या होने लगेगी? रस्टिंग होने लगेगी ना, नीचे की सतह पे भी, मींस पूरे आयरन के अंदर क्या होने लगती है? रस्ट होने लगता है। पर कॉपर के साथ ऐसा नहीं है। कॉपर का क्या है कि अगर ये कॉपर की छत है ना, तो अगर ये ऊपर की तरफ क्या हो गया? ग्रीनिश रस्टिंग बन गई, तो ये रस्टिंग फर्दर रस्टिंग से, मतलब अंदर के सरफेस को, मींस कॉपर का जो अंदर का सरफेस है उसको फर्दर रस्टिंग से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। इसका मतलब आप आयरन की जगह इसी का इस्तेमाल करना, आयरन का इस्तेमाल मत करना। तो आंसर है इन योर ओपिनियन। किसके ओपिनियन में? हमारे ओपिनियन में क्या आप कॉपर डोम की जगह आयरन डोम का इस्तेमाल कर सकते हो? तो आंसर है नहीं, आप कॉपर डोम का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि कॉपर डोम जब एक बार ऑक्सीडाइज होके ये ग्रीनिश टफिश कोट बना लेता है, तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर को रोकता है, मींस एक प्रोटेक्टिव वॉल बना लेता है। बट अगर आप इसकी जगह आयरन का इस्तेमाल करते हो तो आप देखोगे कि आयरन का पूरा सरफेस क्या होने लगेगा? रस्टिंग होने लगेगा, और धीरे धीरे मेटल कोरोड होके जंग खा के क्या होने लगेगा? खोखला सा होने लगेगा। तो आयरन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? सिंपल कि इन योर ओपिनियन, तो आंसर है नो, बिकॉज कॉपर डोम्स प्रोटेक्ट या द ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर या ग्रीनिश स्टफ formed by the copper या formed by the oxidation of copper prevents the further oxidation या further corrosion। further corrosion से कॉपर ऑक्साइड की जो ग्रीनिश लेयर बनी है कॉपर कार्बोनेट की, ये बचाती है, जिससे और ज्यादा कॉपर क्या नहीं होता? अंदर का कॉपर कोरोड नहीं होता। तो आयरन को रिप्लेस मत करना। समझ पा रहे हो? दूसरी चीज समझो। डोम्स यूज्ड टू बी मेड वेरी थिन शीट। अरे डोम्स को कैसी बनानी है? थिन शीट बनानी है। Why do ancient use copper to make domes? आपको याद है कॉपर क्या होता है? कॉपर बहुत ज्यादा मेलेबल, क्या होता है? बहुत ज्यादा मेलेबल होता है, और इस मेलेबिलिटी के कारण हम कॉपर का इस्तेमाल करते थे। तो डोमेस्टिक यूज टू बी थिन शीट। Why is ancient use copper to make dome? Because copper is highly malleable। कॉपर बहुत ज्यादा मेलेबल होने की वजह से इसका इस्तेमाल डोम्स बनाने के लिए किया जाता था। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अमृता इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अब देखो इसके दो पार्ट है, पहला ये इसका ये डायग्राम, दूसरा ये इसका ये डायग्राम। समझते हैं क्या हुआ। अमृता इलेक्ट्रोलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग ए सेटअप शोन बाय फिगर 1। भैया ये तो इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट है, कोई दिक्कत? समझ गए? ये क्या है? एनोड है। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी, और ये क्या है? कैथोड है।
है नहीं? आपको पता है वाटर ब्रेक होगा किसमें, H प्लस O नेगेटिव। वैसे तो पूरा मैकेनिज्म है पर H प्लस O नेगेटिव मान लेते हैं। H प्लस किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में बदल जाएगा, H में। क्या ये H ऐसे रहता है, नहीं, तो H2 के फॉर्म में। कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2। ये कहानी बनेगी किसकी, ये कहानी बनेगी कैथोड की। किसकी, यही अगर आप एनोड की बात करो, किसकी बात करो, एनोड की, तो एनोड पे जाएगा क्लोरीन, एनोड पे कौन जाएगा, ओ ऑक्साइड, ऑक्साइड -2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब -2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना लेगा, O2 बना, क्या बना लेगा, O2 बना लेगा। बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिख देना, 2 2 की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो। कोई दिक्कत? ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो पढ़ते हैं। अरे मैं तो खामखा कहानी पहले लिख दूं। ध्यान से सुनो क्या बोला। तो भैया ये हुआ सेटअप है, सही है नहीं? आफ्टर दिस रियलाइजेशन हुआ, शी एडेड ए सब। अच्छा ये तो यहाँ का क्वेश्चन आ गया ना, तो पहला क्वेश्चन का पार्ट ये था, इसको याद रखना। सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। Suddenly she realized that the bulb in the circuit do not glow as shown in distilled water. Distilled water में डालते ही ये बल्ब क्या नहीं हो रहा, ग्लो नहीं हो रहा। After this realization, इस realization के बाद she added substances to distilled water. उसने distilled water में क्या डाल दिया, substance डाल दिया। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। 2 केसेस के इंफॉर्मेशन के बेस पे आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन, विच गैस इज एक्सपेक्टिंग टू बी फॉर्म एट एनोड एंड विच गैस इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म एट कैथोड। तो आपको अभी बताया कि एक तरफ था एनोड, एक तरफ था कैथोड। कैथोड पे कौन सी गैस जाएगी, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे कौन सी गैस जाएगी, ऑक्सीजन गैस जाएगी। तो पहला आंसर समझ आया कि कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? सेकंड चीज समझो, व्हाई डज बल्ब डू नॉट ग्रो व्हेन इट पास थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर क्या प्रोड्यूस नहीं करता, कोई आयंस कंटेन नहीं करता। तो आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस। क्या लिखोगे, डिस्टिल्ड वाटर, क्या डिस्टिल्ड, और रेड से लिख लेते हैं, रुको, क्या, बिकॉज इट डू नॉट हैव फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं थी, आयंस में भी काम हो जाता कि भैया डिस्टिल्ड वाटर के पास फ्री आयंस होते ही नहीं है, और फ्री आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सब्सटेंस इज एडेड बाय अमृता टू डिस्टिल्ड वाटर टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अगर उसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए तो उसे क्या ऐड करना होगा, सबको पता है, या तो कोई सॉल्ट ऐड कर दो या तो कोई एसिड ऐड कर दो। तो आप क्या लिख सकते हो, she used an acid। एसिड में कोई भी एसिड का नाम लिख दो, H2HCl डाइल्यूट कंडीशन में डाल दो, या फिर आप NaCl भी डाल सकते हो, कोई सॉल्ट, ताकि ये अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट को ऑब्टेन कर सके। तो कोई भी एक आंसर लिख देना कि या तो H2SO4 लिख सकते हैं, या HCl लिख लेना, या NaCl लिख देना, कोई काटेगा नहीं आंसर। समझ पा रहे हो? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 थोड़ा आसान है और थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ध्यान से सुनना क्या कहा। सारा टुक 2 ml डाइल्यूट NaOH। सारा ने कितना ml डाइल्यूट NaOH लिया, 2 ml। 2 ड्रॉप फिनोप्थिलीन इसमें डाला, 2 ड्रॉप क्या डाला, फिनोप्थिलीन। अब NaOH फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है, NaOH बेस है, फिनोप्थिलीन जैसे इंडिकेटर में डाला होगा, इंडिकेटर क्या हो गया होगा, 2 ड्रॉप डालते ही पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया होगा, ऐसा लिखा भी है। She added H2SO4। उसने क्या डाला, फिर धीरे धीरे H2SO4 डाला। H2SO4 जब तक डाला जब तक कलर से पिंक कलर क्या ना हो गया हो, कलरलेस ना हो गया हो। कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्वेश्चन में। 40 ड्रॉप H2SO4 were used to change the color of pink। कितने ड्रॉप H2SO4 इस्तेमाल करा उन्होंने, 40 ड्रॉप H2SO4 इस्तेमाल करा, ताकि वो क्या हो सके, पिंक से कलरलेस हो सके। फिर इसके खुरापाती दिमाग में आइडिया आया कि मैं NaOH वापस डाल देती हूँ, इसके कलर को वापस पिंक कर देती हूँ। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ आ गया? इंफॉर्मेशन क्या है कि जब आपके पास कितना ml था, यहां पे लिख देते हैं, जब आपके पास कितना ml था, 2 ml NaOH था,
तो 2 ml NaOH को कितने ड्रॉप ने सहारा 40 ड्रॉप ऑफ H2SO4 ने करा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। किसका आंसर बताओ? क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन, अगर सारा कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करती डाइल्यूट H2SO4 की जगह, तो आपको बताना है कि ड्रॉप कम डालते या ज्यादा डालते। आपको याद होगा कि एसिड जो होता है ना बेस को न्यूट्रलाइज करता है, और एसिड का कौन सा हिस्सा बेस को न्यूट्रलाइज करता है? एसिड का H पॉजिटिव बेस के OH नेगेटिव से जाके वाटर बना लेता है। मींस हमें क्या चाहिए? H पॉजिटिव चाहिए। आपको याद होगा कि कंसंट्रेटेड एसिड में H की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो ड्रॉप क्या डालने पड़ेंगे? कम डालने। तो आप क्या लिखोगे कि अमृता ने अगर किसका इस्तेमाल करा? कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करा, तो उसे 40 से कम ड्रॉप डालने पड़ेंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 में नंबर ऑफ आयंस पर ड्रॉप बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डाइल्यूट H2SO4। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। जस्टिफाई कर दिया क्या कि द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस पर ड्रॉप इज या in concentrated H2SO4 is more, due to which less drop is required to neutralize 2 ml of NaOH। पहली चीज समझ आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहा है बी पार्ट में। सारा मेजर 20 ड्रॉप ऑफ H2SO4 and found to be 1 ml। अगर सारा के हिसाब से 20 ड्रॉप H2SO4 लिया जाए, कितने ड्रॉप? रेड पेन से लेते हैं, व्हाइट है ना, तो 20 ड्रॉप H2SO4 कितने वॉल्यूम के बराबर है? 1 ml के बराबर है। तो मेरे ख्याल से 3 ml में कितना चेंज आएगा, या 3 ml H2SO4 में कितना चेंज आएगा, आपको वो बताना है। कितने ml NaOH चेंज होगा, आपको वो बताना है। तो सारा ऑब्जर्व चेंज इन कलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन बाय यूजिंग 3 ml ऑफ H2SO4। हाउ मेनी ml ऑफ NaHC एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब इनिशियली। तो ध्यान से देखिए, 20 ड्रॉप कितने ml कंटेन कर रहा है? 1 ml। तो 3 ml HCl में कितने ड्रॉप होंगे? 3 इंटू 20 60 ड्रॉप होंगे। कोई दिक्कत है कि 1 ml में 20 ड्रॉप जाता है, तो 3 ml में कितने ड्रॉप जाता होगा? 60 ड्रॉप जाता होगा। इसका मतलब इसने NaOH को न्यूट्रलाइज करा होगा कितने ड्रॉप से? 60 ड्रॉप से। अब जरा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखो, क्योंकि आपको ml में चाहिए NaOH। तो ध्यान से देखना, अगर ये ड्रॉप 20 ड्रॉप लेता है तो कितने ml न्यूट्रलाइज होते हैं? 2। 30 ड्रॉप लेता है तो कितने न्यूट्रलाइज होते हैं? 3। 40 ड्रॉप H2SO4 में कितने ml न्यूट्रलाइज होता है? 4 ml NaOH न्यूट्रलाइज होता है। तो मेरे ख्याल से मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि इस हिसाब से कि 10 ड्रॉप से कितने ml न्यूट्रलाइज हो रहा होगा? 1 ml। अगर 10 ड्रॉप से 1 ml न्यूट्रलाइज होगा, तो एक ड्रॉप से कितने ml न्यूट्रलाइज हो रहा होगा? 1/10 ml ऑफ NaOH। तो अगर एक ड्रॉप से इतना न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो आपके पास कितने ड्रॉप थे? 60 ड्रॉप थे ना HCl के। तो 60 ड्रॉप से कितना न्यूट्रलाइज होगा? 60/10, दैट मींस 6 ml। तो इसका मतलब NaOH उन्होंने कितना लिया होगा? 6 ml लिया होगा। कोई दिक्कत? एक बार फिर देखें, ध्यान से सुनना कि इन्होंने बोला कि 1 ml में कितने ड्रॉप आ रहे हैं? 20 ड्रॉप। इसने कितने ml इस्तेमाल करा HCl? 3 ml। 3 ml HCl में कितने ड्रॉप आएंगे? 60 ड्रॉप। फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि 20 ड्रॉप से 1 आ रहा है, तो 10 ड्रॉप में कितना आएगा? मतलब 10 ड्रॉप में कितना ml आएगा? 1 ml। तो 1 ड्रॉप में कितना आएगा? 1/10 ml। 7 ड्रॉप में कितना होगा? 7/10, मींस कितने ml NaOH? 60 ml NaOH को इन्होंने क्या करा होगा? न्यूट्रलाइज करा होगा। तो इनिशियली 60 ml रहा होगा। कोई दिक्कत यहां तक? समझ पा रहे हो कैसे करा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा, ये उसका और वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? और वाला। मतलब या तो उसे करते या इसे कर लेते। चलो इसे देखते हैं। सारा टेक 10 ड्रॉप ऑफ H2SO4। सारा ने कितनी ड्रॉप H2SO4 डाली? 10 ड्रॉप। एंड एडेड 2 ड्रॉप फिनोप्थिलीन। कितनी ड्रॉप फिनोप्थिलीन डाली? 2 ड्रॉप फिनोप्थिलीन डाली। सी एडेड NaOH। फिर उसने ऊपर से क्या डालना स्टार्ट करा? NaOH डालना स्टार्ट करा। सी ऑब्जर्व द चेंज इन कलर आफ्टर 20 ड्रॉप। 20 ड्रॉप के बाद उसने कलर चेंज देखा। इसका मतलब व्हाट चेंज डज द कलर शी ऑब्जर्व एंड व्हाई? तो एक बात याद रखना कि डाइल्यूट H2SO4
स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनका न्यूट्रलाइजेशन सेम रेशियो से होता है। सेम रेशियो का मतलब कि एक ड्रॉप HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ड्रॉप क्या डालना पड़ेगा, NaOH डालना पड़ेगा। तो जब इसने 10 ड्रॉप क्या डाले थे, HCl डाले थे, तो 20 में से 10 ड्रॉप तो क्या करने के लिए हो गए होंगे इस्तेमाल, 10 ड्रॉप NaOH इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो गया होगा। तो बचा कितने ड्रॉप, 20 में से 10 ड्रॉप बचा। इस 10 ड्रॉप ने इस सॉल्यूशन को क्या बना दिया होगा, बेसिक बना दिया होगा, और बेसिक की वजह से फिनोप्थिलीन का कलर क्या हो चुका होगा, पिंक हो चुका होगा। समझ पाए? तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द कलर चेंज एंड व्हाई, तो आप बता देना कि द कलर चेंज एंड सॉल्यूशन टर्न्स इनटू पिंक। पहले से समझ आई। दूसरी चीज बता देना, बिकॉज द सॉल्यूशन बिकम बेसिक इन नेचर, क्या सॉल्यूशन क्या बन गया होगा, बेसिक बन गया होगा। कोई दिक्कत? पहला पार्ट इजी था। चलिए दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको क्या लिखनी है, ऊपर वाली इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है। तो आपको याद है NaOH किससे रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 से। क्या बनाने के लिए, क्या बनाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी Na2SO4, साथ में क्या रिलीज होगी, H2O। कोई दिक्कत? अच्छा, आपसे बोला इसको बैलेंस करो। क्या करो, इसको बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने सोडियम है, एक, यहाँ पे कितने हैं, दो, कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। सोडियम हो गया कितना, 2। सोडियम अब भी कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 4 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो 2 और 4 6 हो गया। तो सोडियम अब भी 2 है, बिल्कुल है, 2 है सोडियम, बिल्कुल है। हाइड्रोजन कितने हैं, चलो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 4 6। यहाँ पे भी कितने हैं, 2 और 4 6। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 2 + 2 4 और 2 2 4। मतलब ये इक्वेशन पहले से क्या है, बैलेंस है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी। सेकंड पार्ट सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड व्हाई। इसमें से कौन सा ट्रू है और क्यों है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बिल्कुल है। हाँ यहाँ न्यूट्रलाइजेशन तो है। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, हाँ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, बिल्कुल सही। न्यूट्रलाइजेशन भी है पर ये प्रेसिपिटेट तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। प्रेसिपिटेट क्यों ला रहे हो, डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए ऑप्शन सही है कि भैया एक तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, साथ में ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, प्रेसिपिटेशन नहीं है, क्योंकि Na2SO4 सोडियम सल्फेट वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अटेम्प्ट ऑप्शन ए और बी, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अटेंड कर सकते हो। ये ए वाला पार्ट है, इसके पीछे वाला कौन सा होगा, बी वाला। तो पहले ए वाला देखते हैं, ध्यान से सुनना। अ हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला CXH2Y। कह रहा है CXHY एक हाइड्रोकार्बन है, इसका कंप्लीट कंबशन हुआ और इस हिसाब से ये इक्वेशन मिल गई। मिली नहीं मिली, मिल गई। चलो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अगर ये इक्वेशन बैलेंस है तो जितने कार्बन इस तरफ उतने कार्बन इस तरफ, जितने हाइड्रोजन इस तरफ उतने हाइड्रोजन इस तरफ, जितने ऑक्सीजन उस तरफ उतने ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ होने चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखो 2 × x 2x, यहां पे कार्बन कितने हैं टोटल, 6। इस 2 में क्या मल्टीप्लाई करो तो 6 बनाना पड़े, 3 की। तो आपका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई है, x की वैल्यू हो गई है 3। पहली चीज समझ आई। जरा y को देखो, हाइड्रोजन के साथ y है ना, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2y, यहाँ पे कितना है 12। 2 में क्या मल्टीप्लाई करो जो हाइड्रोजन 12 हो जाए, तो 6 का मल्टीप्लाई। तो y की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर आई, y की वैल्यू यहाँ से 6 के बराबर। अच्छा अगर ये दोनों वैल्यू आ गई ना, तो मेरे ख्याल से आप इसका केमिकल नेम लिख सकते हो। तो ये है C3H6, और आपको याद हो ना C3H6, तो इसको हम क्या कहते थे, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, PROP, और डबल कार्बन है तो क्या होगा इन। तो ये क्या है, एक प्रोपीन है। कोई दिक्कत?
कह रहा है राइट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। पहले देखो 1 2 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये रहा डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड। बचे हुए से हाइड्रोजन, इसकी 2 वैलेंसी पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, इसकी 1 वैलेंसी बची 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, इसकी पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जब ये स्ट्रक्चर आप बना लो ना, कुछ मत करना, अपने बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर देना। जैसे 3 कार्बन है, इस कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, डबल एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। इसका भी डबल मतलब एक हाइड्रोजन एक इसका। इसका सिंगल बॉन्ड मतलब एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का। इन दोनों के बीच का सिंगल बॉन्ड मतलब एक कार्बन का और एक इसका। इसके बीच का सिंगल बॉन्ड मतलब एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। इन दोनों में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, 2 इसके। इस हाइड्रोजन को ऐसे कर दो और ऐसे। अब आपको शेयरिंग दिखानी है, तो देखो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ होगा, बिल्कुल। इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ होगा, बिल्कुल। इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ होगा, बिल्कुल। ध्यान से देखना, इस कार्बन को अगर मैं करूं तो इससे कर लेते हैं, चलो। इस कार्बन को अगर मैं करूं तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर बनेगा, है नहीं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना देना हाइड्रोजन, तो हो गया। इसको देखो, ये हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करेगा, बिल्कुल। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन इससे लेने का चांस है, एक इससे लेगा और 2 हो गया स्टेबल। अब जरा इस पे आ जाओ ध्यान से। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन को स्टेबल करेगा, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया, चलो इसे भी स्टेबल कर दो, एक इस हाइड्रोजन से लिया और 2 इससे। तो ध्यान से देखो, ये सारे क्या हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया है। कोई दिक्कत? आसान है। आगे बढ़े अपनी तरफ। देखिए अगला पार्ट क्या कह रहा है। तो आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, बिल्कुल बना दिया। IUPAC दे दी, हाँ बिल्कुल दे दी। अगला कह रहा है नेम द अल्कोहल फ्रॉम हीटिंग विद H2SO4। भाई 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन का अल्कोहल ही बनेगा, तो ऐसा होगा CH3 CH2 CH2OH। ध्यान से, कितने कार्बन है, C3 H 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7, C3H7OH। क्या हम इसको जानते नहीं है? इसको क्या कहते हैं, प्रोप इन ऑल। तो इसका मतलब जो अल्कोहल इस्तेमाल कर रहा होगा, इन्होंने किसका इस्तेमाल करा होगा, प्रोप इन ऑल का इस्तेमाल करा होगा। कोई दिक्कत? अच्छा आगे देखना, सुनना ध्यान से। बोला है कि क्या करा होगा, तो ऐसे तो पता ही नहीं है, तो सीधा आंसर लिख देना प्रोपेनॉल, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे क्या लिखा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन CHHX रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। सबको पता है कि ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और निकल की प्रेजेंस में इसका क्या होने वाला है, एडिशन रिएक्शन होने वाला है। इसका मतलब जो ये CH3 CH2 डबल बॉन्ड होगा, ये किससे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन से। किसके प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। एडिशन रिएक्शन की वजह से बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये बन जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पे एक बैलेंस ही सेटिस्फाई नहीं, ये होगा CH, है नहीं? तो ये होगा CH3 CH CH2, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2। मतलब एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद होगा, इस प्रोसेस को एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, एडिशन रिएक्शन। आसान था। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो आसान थे सारे पार्ट, इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं, क्या पता वो ज्यादा आसान हो। देखें क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है P और Q का। जरा P की बात करें तो ध्यान से देखें, P को क्या लिखेंगे, P के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 2 8, तो इसका स्टेट हो गया 2,6। ठीक है। Q की बात करें तो Q के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और 3 शेल है, मींस 2 8 1। अगर मुझसे मेटल या नॉन मेटल पूछता तो ये ऑक्सीजन होता एटॉमिक नंबर 8 की वजह से, और ये सोडियम होता एटॉमिक नंबर 11 की वजह से। पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, नॉन मेटल की तरह काम करेगा। इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, विच मींस ये किसकी तरह काम करेगा, एक मेटल ही होगा। आपसे बोला P और Q कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इट फॉर्म। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल कौन सा कंपाउंड बनाता है, वो बनाता है आयोनिक कंपाउंड। कोई दिक्कत। अब पूछा है गिव द केमिकल फॉर्मूला, इसके हिसाब से इसकी वैलेंसी होनी चाहिए कितनी, इसकी वैलेंसी होनी चाहिए 2, इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 1। तो अगर आप ध्यान से फॉर्मूला बनाओगे तो P के नीचे की वैलेंसी होगी 2, Q की वैलेंसी होगी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा PQ2, कितना बनेगा PQ2। कोई दिक्कत। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PQ2 हो जाएगा। आगे बढ़े, द कंपाउंड सो फॉर्म इज डिसॉल्व इन वाटर। अब ये जो कंपाउंड बना ना, ये वाटर में डिसॉल्व करेगा। इज दिस रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो मेरे ख्याल से ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड किस में रिएक्ट होकर बनता है, मेटल से रिएक्ट होके। इसका मतलब अगर इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, क्या इस मेटल ऑक्साइड को, क्योंकि ये ऑक्साइड ही है एक तरीके से, देखोगे ना ऑक्सीजन ही है एक तरीके से, तो अगर मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होता है तो मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर का था, बेसिक नेचर का था ना। तो PQ कैसे नेचर का होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो कैसे नेचर का होगा, ये बेसिक नेचर का। जस्टिफाई के लिए बता देना कि भैया ये P है ना, ये ऑक्सीजन है, और ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। समझ पा रहे हो क्या लिखा है। इसकी रिएक्शन किसके साथ लिखो, Q की रिएक्शन इथेनॉल के साथ। इथेनॉल मतलब C2H5OH, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, P से या Q से। तो Q तो सोडियम है, सोडियम इसको हटाएगा, हटा के क्या बनाएगा C2H5O बना लेगा, और H को किस फॉर्म में हटना पड़ेगा, H2 के फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना कर लो मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 2। चल इन्होंने बैलेंस के लिए बोला है क्या, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द इक्वेशन। बैलेंस नहीं करना, छोड़ो टाइम के पास करना। ठीक है, तो अगर Q किससे रिएक्ट कर रहा है, इथेनॉल से, तो होगा क्या, Q हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, ये C2H5O, और साथ में क्या बनाएगा H2 बना लेगा। कोई दिक्कत। आगे बढ़े, क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म P अंडरगोज बॉन्डिंग विद कार्बन। अगर P किसके साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन के साथ, तो क्या फॉर्मूला होगा। तो भैया P की वैलेंसी है 2, कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा P4O2 P2O4, कितना बनेगा, सॉरी P4 और C2, इसको थोड़ा सा डिसबैलेंस करो तो ये क्या बनेगा CP2 बनेगा। क्या बनेगा, CP2। तो ये होगा क्या, जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये CP2 बनाएगा। क्या बनाएगा CP2। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है पर CP2 याद रखना। कोई दिक्कत। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। आसान था ये क्वेश्चन, 5 मार्क्स का था, हल सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीजन कैन कंबाइंड विद मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। It combined with calcium to form calcium oxide and with carbon to form carbon dioxide। ध्यान से, कैल्शियम मेटल से भी कंबाइंड होता है और कैल्शियम नॉन मेटल से भी कंबाइंड होता है। कैल्शियम से अगर ऑक्सीजन कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। मींस ऑक्सीजन मेटल से कंबाइंड होगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और नॉन मेटल से कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो भाई कार्बन है नॉन मेटल, ऑक्सीजन है नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाँ जी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो पहला तो आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कोवेलेंट बॉन्ड। आगे का है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। तो भाई कैल्शियम है मेटल और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आगे लिखा है विच ऑफ द अबव कंपोनेंट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड व्हाई। आपको याद है
कि इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा ना वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, बिकॉज आयनिक बॉन्ड पानी में जाने के बाद आयंस प्रोड्यूस करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द अबव कंपाउंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाई, बिकॉज इट इज आयनिक इन नेचर, hence it dissolve in water to produce ions which conduct electricity। कोई दिक्कत? Comment the physical state of CaO और CO2। आपको याद है CaO मेटल ऑक्साइड, आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो CO कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होगा, सॉलिड, और CO2 कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वीक होते हैं, और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, गैसेस होता है। आसान है, जरा ध्यान से देखते हैं। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन CO2? CO2 में किसकी वैलेंसी आपको बतानी है, कार्बन की, तो मेरे ख्याल से आपको याद है CO, O के नीचे 2 लगा होगा, इसके नीचे 1 लगा होगा, बट ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है 2, तो यहाँ 2 के मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा 2, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई होगी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी रही होगी 2, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉमन रेशियो कटा होगा, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी बताओगे 4, कितनी बताओगे, कैसे करें समझ आया कि कार्बन के नीचे 2 लिख दिया, ऑक्सीजन के नीचे 1 लिख दिया, कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 थोड़ी होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी आ गई 4 आ गई। आसान है, तो ये था आपका इसी का मतलब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। अरे ये क्या हो गया, मिसमैच हो गया क्या, अच्छे हो गया होगा, विजिबल चैलेंज पीपल का ये उसका है, तो कर लेना है, आसान है, क्वेश्चन तो समझ आ गया ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्या खत्म होता है, आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट खत्म होता है, आता है सेक्शन सी, जो अपने साथ लेता आता है फिजिक्स के क्वेश्चन। तो ये जो पूरा सेक्शन है, सेक्शन सी, इसमें आपको किससे न्यूमेरिकल मिलेंगे या किसके क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्ट करें इन क्वेश्चनों को, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मींस क्वेश्चन नंबर 30 वो फिजिक्स का फर्स्ट है, तो ध्यान से देखना। अर्नव वाज मेकिंग नोट्स, अर्नव क्या बना रहा है, नोट्स बना रहा है, फॉर अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर फ्रॉम कर्व सरफेस, किससे, रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर की फ्रॉम कर्व सरफेस के हिसाब से नोट्स बना रहा है। चलो बनाते हैं नोट्स। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, और रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व मिरर के थ्रू चेक करें पॉइंट्स को, हमने तो पढ़ रखा है, उसके नोट्स में मदद करा देते हैं। ध्यान से देखना, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ ये तो सही है, क्योंकि ये दोनों तरीके की इमेज बनाता है। चलो सेकंड सुनते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अरे कौन सी साइंस में पढ़ लिया ये भाई, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इमेज। अरे भाई कॉन्वेक्स मिरर हमेशा रियल नहीं बनाता, कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तीसरा सुनो, इन बोथ केसेस इमेज फॉर्मेशन लोकेशन इज यूज्ड बाय द मिरर फॉर्मूला दिस। हाँ ये बात भी एकदम क्या है, सही है, विद साइन कन्वेंशन रखना वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इसमें एक तो ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट, और एक ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड। फर्स्ट और थर्ड डी ऑप्शन में ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। आसान था। अगले एमसीक्यू पे पढ़ते हैं। चलो देखिए, चूज ए करेक्ट ऑप्शन बिटवीन द फॉलोइंग। आपको बताना है रीजन का। आपको पता है ना दिन के समय स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, ऐसा क्यों। तो पहला रीजन क्या कह रहा है, द सनलाइट passes through the atmosphere shorter wavelength such as blue or scattered and more than color। ये बात तो सही है कि ब्लू कलर की वेवलेंथ छोटी होती है जिसकी वजह से ज्यादा स्कैटर्ड होती है, इसलिए पूरा। अगले ऑप्शन में देखते हैं क्या गलती है, वैसे ऑप्शन ए सही है एकदम। अगले ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखते हैं, ध्यान सुनना। द स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज ऑल द कलर आर स्कैटर्ड इक्वली। अरे भाई इक्वली तो कोई कलर स्कैटर ही नहीं करता, स्कैटरिंग डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, हर कलर की वेवलेंथ अलग है तो स्कैटरिंग अलग होगी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ। अरे भाई मेरे ब्लू कलर तो शॉर्टर वेवलेंथ की होती है, लॉन्ग तो होती ही नहीं है, तो ये भी क्या होगी, गलत। द एटमॉस्फेरिक कंटेन ब्लू कलर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कि शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से ज्यादा ब्लू कलर ही क्या होती है, स्कैटर्ड होती है, इसलिए पूरा स्काई ब्लू दिखाई। चलिए बढ़ते हैं असर्शन की तरफ। असर्शन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू, अरे ये तो पढ़ लिया। A point object placed at distance of 26 cm from a concave mirror of focal length 26 cm. The image form will be not infinite। ये तो सही है
क्योंकि इनफाइनाइट पे इमेज नहीं मिलती। कॉन्वेक्स के केस में इमेज मिलती है पोल और फोकस के बीच में या फोकस पे, फोकस से बाहर तो इमेज मिलेगी ही नहीं। तो ये तो सही है एकदम। फॉर अबव गिवन सिस्टम द इक्वेशन इज इतना, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी। भाई ये गलत है, चेक करके दिखाऊं। देखो किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। u की वैल्यू कितनी, माइनस का 26 सेंटीमीटर। f जो होता है कॉन्वेक्स के लिए वो लिया जाता है पॉजिटिव। ध्यान से देखना, ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के लिए लिया जाता है प्लस 26 सेंटीमीटर। आपसे बोला कि v की वैल्यू बताओ, मिरर फॉर्मूले के हिसाब से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से v किसके बराबर होगा, 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना हो गया, प्लस का 26 माइनस का 1/26। कोई दिक्कत, ध्यान से देखें 26 एलसीएम आया बिल्कुल, और ये 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2/26 मीन्स 1/13। तो v की वैल्यू मेरे ख्याल से 13 सेंटीमीटर है। इनफाइनाइट तो बिल्कुल नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, मेरे ख्याल से रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो इस केस में आपको कौन सा टिक करके आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आना चाहिए। आसान है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चलिए क्या लिखा है। The above image show the formation of image by optical instrument। ये कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेंस भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है। ध्यान से देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शोन इन सिस्टमैटिक रेक्टेंगुलर इन इमेज। ये जो रेक्टेंगुलर है इसको कौन सा क्या होना चाहिए, क्या क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा वो बताओ। तो मेरे ख्याल से ये जो होगा ना लेंस होगा। क्या होगा, क्योंकि अगर ये लाइन यहाँ से पास हो रही है ना और रिफ्रैक्ट नहीं कर रही, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, रिफ्रैक्शन कर रही है, रिफ्रैक्शन के लिए लेंस होता है। अब ध्यान से देखना, ये बात तो समझ आ गई कि लेंस का क्वेश्चन है, मिरर का नहीं है। चलिए दूसरी बात समझते हैं। आप देखो ये वाली रे को तो हम नहीं कर सकते, पर ये ले ऐसे जा रही है और ऐसे हो रही है, मतलब ये डाइवर्जिंग क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस कौन से लेंस होते हैं, तो मेरे ख्याल से डाइवर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स। जो ये वाले लेंस होते हैं ये क्या करते हैं, डाइवर्ज, सॉरी ये तो कॉनकेव हो गया ना, सॉरी कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो कॉनकेव लेंस। तो इमेज शोन बाय फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाइड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो ये क्या है, एक कॉनकेव लेंस है भाई। व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म, देखो एक रे जा रही है ऐसे, एक रे जा रही है ऐसे, दोनों को पीछे की तरफ प्रोड्यूस होना पड़ा, विच मीन्स कौन सी इमेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। पहली चीज समझ आ गई। बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन इन द फॉलोइंग फाइंड द फोकल लेंथ। इसके हिसाब से फोकल लेंथ बताओ। आपको पता है u कितना दे रखा है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, v कितना दे रखा है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, इस तरफ है ना, इसलिए f निकालना है। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से 1/f की वैल्यू क्या होगी, 1/v की जगह माइनस का 10 माइनस 1/माइनस का 20। कोई दिक्कत, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/ माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 1/20। एलसीएम कितना लिया 20, तो माइनस का 2 प्लस और 21 जा 20, तो ये हो गया माइनस का 1/20। तो 1/f आया, तो f की वैल्यू किसके बराबर आई, -20 सेंटीमीटर। किसके बराबर आई, तो हम इससे लिख देते हैं f की वैल्यू आई है -20 सेंटीमीटर। अब दो चीज पता चल रही है, फोकल लेंथ तो कितनी है 20 सेंटीमीटर, और क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इससे भी हमें पता चलता है कि कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, समझ आ रहा है ये चीजें, चलिए देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी में से कोई भी अटेम्प्ट करो, ध्यान से सुनना, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा दिमाग लगाना होता है। कह रहा है ए और बी में कोई सा भी अटेम्प्ट करो। तो ए देखते हैं पहले, ये एक सर्किट है, बिल्कुल है। करंट यहां से निकला, बिल्कुल निकला। जो करंट यहां से निकला वही इसमें जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यहां पे जाके करंट डिवाइड होगा किसमें, I1 और I2 में, मतलब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। आपसे बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ 2 ओम के बीच का, तो मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस ये है कितने ओम का, 8 ओम का। एक रेजिस्टेंस ये है कितने ओम का, 8 ओम का, और दोनों क्योंकि पैरेलल जुड़े हैं तो 1/R नेट 1/8 प्लस 1/8
8 आएगा। तो 1/r, तो 1 लिखते हैं, तो 1/r किसके बराबर आ जाएगा 2/8 मींस 1/4। तो r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 4 ओम के बराबर। मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों ओम के बीच का कितना हो सकता है, कितना हो सकता है 4 ओम हो सकता है। कोई दिक्कत? विच मींस इस सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ध्यान से देखना सर्किट को, कि मैं जो है यहां बैटरी लगाऊंगा, बिल्कुल, यहां लगा दूंगा 4 एम्पियर, बिल्कुल, यहां लगाऊंगा A1 रीडिंग, इन दोनों को हटा के मैं कितने ओम का लगा सकता हूं यहाँ पे, हाँ 4 ओम का लगा सकता हूं, क्योंकि अभी मैंने इफेक्टिव निकाला 4। ठीक है। सेकंड कह रहा है फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। एक बात बताओ, बैटरी कितने वोल्ट की है 8 वोल्ट, क्या हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाए तो टोटल करंट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों की सीरीज होने की वजह से 4 + 4 8 ओम के बराबर। अच्छा, टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज है किसके बराबर 8 वोल्ट के बराबर। तो मेरे ख्याल से R = V/I का फॉर्मूला लगाना चाहिए ओम्स लॉ। यहां से I किसके बराबर होगा V/R, V कितना 8, R भी कितना 8, 8 से 8 कैंसिल, कितना एम्पियर 1 एम्पियर। मतलब जो इफेक्टिव करंट जा रहा होगा 4 ओम रेजिस्टेंस से, क्योंकि यही तो इसमें जाएगा, कितना जा रहा होगा 1 ओम जा रहा होगा। आसान है, कर लोगे, कोई दिक्कत? तो अब लिख देना कि द करंट फ्लो थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर्स इज 1 ओम। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का सेकंड पार्ट है, डायग्राम सेम ही है, सेकंड पार्ट है, ध्यान से सुनना। तो डायग्राम में मिटाऊं या ना मिटाऊं, छोड़ो, अगले तरफ देखते हैं। इसका बी पार्ट देखो, ये रहा, क्या लिखा है, ये बैटरी है 6 वोल्ट की, 24 वोल्ट के दो क्या लगा रखे हैं रजिस्टर, दोनों पैरेलल में है, ये इसके साथ किस में है सीरीज में, साफ दिख रहा है। आपसे बोला करंट निकालो कितने ओम में, 12 ओम रजिस्टर में, पहली चीज। दूसरा, डिफरेंस बताओ A और A2 में। जरा ध्यान से देखते हैं, पहले देख लेते हैं टोटल वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। फिर देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमें कहानी बतानी पड़ेगी कि 24 ओम एंड, एक काम करना, इनको नाम दे देना, क्या दे देना अपने हिसाब से, इसको बोल देना R1, इसको बोल देना R2, इसको बोल देना R3। पहले लिख देना कि R1 एंड R2 आर इन सी पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो जो R4 होगा इन दोनों को हटा के वो होगा 1/24 + 1/24 = 2/24 = 1/12। मींस R4 जो होगा वो कितना होगा 12 ओम। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं अगर इस डायग्राम में इसको दोनों को हटा दूं तो मैं कितने ओम का लगा सकता हूं, यहाँ 12 ओम, और यहाँ पे भी कितना है 12 ओम। अब ध्यान से देखना, R4 जो यहाँ पे लगाया है इसको ही तो R4 बोला, R4 और R3 ये दोनों किस में है सीरीज में है। तो मेरे पास जो R नेट मींस टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 12 + 12 24 ओम। तो मुझे पे क्या निकल गया, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, कितने वो रेजिस्टेंस 24 ओम का। टोटल वोल्टेज दिखा है, हमें क्या चाहिए करंट। करंट कैसे निकालेंगे, तो V/I से R निकलता है, तो I = V/R। V कितना था 6, R कितना हो गया 24, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 4 जा 0.25 एम्पियर। मतलब यहां से कितना करंट निकलेगा 0.25। अब ये दो जो करंट है यहाँ तो बटेगा, वापिस आके यहाँ पे A1 में कितना दिखाएगा 0.25 ही दिखाएगा। वही करंट इसमें भी जा रहा होगा कितना 0.25, और वही करंट इसमें जा रहा होगा कितना 0.25। तो मेरे ख्याल से आपसे कोई पूछे कि करंट इन 12 ओम रजिस्टर कितना है, तो आप बताओगे 12 ओम रजिस्टर में करंट है 0.25 एम्पियर। एक बात समझ आ गई। दूसरी चीज, डिफरेंस इन रीडिंग बताओ, तो भैया A1 में भी कितना जा रहा है, तो डिफरेंस इन रीडिंग कितना आएगा 0, डिफरेंस इन रीडिंग कितना आएगा 0, क्योंकि जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है, तो दोनों को जब माइनस करोगे आंसर सेम होने की वजह से कितना आएगा 0 ही आएगा। कोई दिक्कत? समझ आया क्वेश्चन कैसे करते हैं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखते हैं क्या लिखा अगला क्वेश्चन। डायग्राम दिख रहा है आपको? हाँ, कह रहा है द अबव इमेज शो द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन। ये एक करेक्ट
मेजर है किसी पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन का। ये डिफेक्ट मायोपिया भी हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, आप इसके विजन के डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करो। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज यूज, आपको बताना है कि इसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल होगा, वो करो। तो ध्यान से देखना, अगर आप डायग्राम को देखो ना ध्यान से, तो उन्होंने हिंट में भी दे रखा है कि कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रखा है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस किस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया। तो मुझे ध्यान से पता चल रहा है कि हैपर HYPER मेट्रोपिया। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट ऑफ विजन होगा वो कौन सा होगा, हाइपरमेट्रोपिया। कह रहा कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे इसे करेक्ट करने के लिए, तो दिख रहा है सामने, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे, हैविंग सूटेबल फोकस लेंथ। मतलब ऐसा नहीं किसी भी फोकल लेंथ का, तो सूटेबल फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कह रहा है ड्रॉ एंड लेबल द रे डायग्राम दैट शो द डिफेक्ट ऑफ विजन अबव द केस बिफोर द करेक्शन। आपने करेक्शन से पहले की इमेज बतानी होगी कि हो क्या रहा होगा। तो ध्यान से देखना इसी चीज को, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे नहीं कर पाता हूँ, सेलेक्ट ही नहीं करूँ, तो डायग्राम सुनना। देखो ये आपका आई बॉल है, ये फ्रंटल पार्ट कॉर्निया है, क्या ये फ्रंटल पार्ट कॉर्निया है, बिल्कुल। ये आपका क्या है, आई लेंस है। ऑब्जेक्ट यहां रखा है, कहां रखा है, यहां। तो हुआ क्या होगा कि या तो इस बॉल का साइज छोटा होगा, या फिर इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो, कम रह गई होगी। क्या रह गई होगी, कन्वर्जिंग पावर कम रह गई होगी। तो हुआ क्या होगा कि ये जो रे यहां से आई होगी ना, वो रे कन्वर्जिंग पावर कम होने की वजह से कहां मीट कर रही होगी, रेटिना के पीछे कहीं मीट कर रही होगी। इस वजह से हमें ये इमेज दिखाई नहीं दे रही। तो इसी ऑब्जेक्ट को हमें उठा के कहां रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा, ताकि यहां से आती हुई सेम रे कहां दिखाई दे सके, रेटिना पे दिखाई। समझ रहा है क्या बोला, क्लियर है। तो कलर चेंज कर देते हैं। तो हुआ क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो, मतलब सपोज करो ये पेन है, पेन रखा होगा यहाँ पे, इसकी रे मीट कर रही होगी कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे से रेटिना के पीछे, क्या ऐसे दिखेगा, नहीं, और दिखेगा भी तो ब्लर दिखाई देगा। तो ऐसे में मुझे इसको ही क्या करना होगा, थोड़ा सा आईज से दूर ले जाना होगा, तो ये मुझे क्या दिखाई देगा, क्लीन दिखाई देगा। इसका मतलब यही ऑब्जेक्ट अगर मैं क्या ले जाता हूँ, थोड़ा सा सपोज करो दूर ले जाता हूँ, तो सेम पावर तो अब भी कम है, पर क्योंकि अब रे थोड़ी सी क्या आ रही है, पास से, थोड़ी सी क्या आ रही है, पास से आ रही है, तो कम पावर वाली रे कहाँ मीट कर रही होगी, रेटिना पे मीट कर रही, ये रेटिना पे मीट करा ना भाई। तो ये हुआ होगा जिसकी वजह से, तो ये केस बिफोर का बना होगा, क्या कि रे डायग्राम बनाओ, तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे होगा उसकी इमेज कहाँ दिख रही होगी, यहाँ पे। तो इसी ऑब्जेक्ट को उठा के आप थोड़ा सा दूर ले गए होगे, कितनी दूरी पे, v दूरी पे, ताकि ये इसकी इमेज कहाँ बना सके, रेटिना पे बना सके। कोई दिक्कत, समझ पा रहे हो कैसे बनाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट नीड टू बी मेक इतने ओम रजिस्टर, सी हैव ए कॉपर वायर ऑफ इतना mm डायमीटर, रजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। लिख लेते हैं जो जो चीजें दी है। स्टूडेंट को रजिस्टर बनाना है कितने ओम का, 0.14 या 12 ओम का, पहली चीज। इसके पास जो वायर है ना, उसका डायमीटर कितना दे रखा है, 0.80 या 0.8 ही लिख देते हैं, 0.8 mm का। इसको अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि स्टैंडर्ड में हमें मीटर में लेना होता है। इसकी रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अच्छा, पहले पार्ट में इन्होंने कहा कि क्या बताओ इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मींस ए बताओ। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा कि जब ए आपके पास आ जाए तो इस वायर की लेंथ बताओ कि कितनी लेंथ लेनी होगी, तो लेंथ ऑफ द वायर बताओ। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। आपको पता है इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है 0.8 इंटू 10⁻³ तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर्स, है नी। तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा, एरिया वो कितना हो जाएगा,
पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, कितनी, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर -3 का मतलब हो गया 10 की पावर -6, इतना स्क्वायर। कोई दिक्कत? जरा इसको सॉल्व कर लो। देखो पॉइंट हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, बाद में पॉइंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटा दिया, 4 4 जा 16, 314 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 16 से, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18, है नी, और 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 4 8 4 12, 1 कैरी, 8 1 9 और 1 10, 1 0, 4 और 1 5। तो इसका जो रियल आंसर आया वो कितना आया, 5024 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय कितना जीरो, 1 2 3 1 2 3 4, इतना जीरो। इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो ये कितना आएगा, 5.024 इंटू 10 की पावर -6 मीटर के आसपास आ रहा होगा। कोई दिक्कत? एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, क्या पता गलत आ जाए थोड़ा सा। तो ध्यान से देखते हैं, हमने चीजें सही रखी है, हाँ बिल्कुल सही रखी है। तो कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, 314 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, अच्छा 0.5 कितना आएगा, गलती कर दी, सॉरी, कितना आना चाहिए, हाँ कितना आना चाहिए, 0.5024, 4 जीरो है ना। तो आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में, किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में एक नॉन डिजिट जीरो के बाद या नॉन जीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट लगता है, तो पॉइंट को हमें इधर शिफ्ट करना होगा, तो यहाँ पावर क्या होगी, -1, तो ये जाएगा 5.024 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो ये आ गया आपके पास क्या, एरिया। आसान था, कोई दिक्कत? अगला बढ़ते हैं आगे, कह रहा लेंथ ऑफ द वायर बताओ। आपको याद है हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है रेजिस्टेंस का, एक तो होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I और एक होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाय A। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या, कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस वो किसके बराबर होता है, रो L बाय A के। तो मेरे ख्याल से यहाँ से A इंटू आर डिवाइडेड बाय रो करें तो किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ के बराबर आ जाएगा। एरिया कितना निकाला आपने, 5.024 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। रेडियस वो कितना दे रखा है, 0.12। अच्छा एक काम करो, इसको नियरली 5 लिख दो, आसान हो जाएगा ना। तो हम इसे नियरली कितना लिख लेते हैं, 5 इंटू 10 की पावर -7 लिख लेते हैं। इतना करोगे पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एरिया को लगभग कितना लिख लो, 5 इंटू 10 की पावर -7। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 0.12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, 1.8 इंटू 10 की पावर -8। कोई दिक्कत? पहले -8 सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना। पॉइंट हटाओगे कितना आएगा, 1 0, यहां से पॉइंट हटाओगे कितना आएगा, 2 0, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -1। तो ध्यान से देखना क्या लिखेंगे, 5 इंटू 12 एक तरफ डिवाइडेड बाय 18 एक तरफ इंटू 10 की पावर, ध्यान से -7। ये माइनस का ऊपर जाके क्या होगा, प्लस का 8, ये प्लस का 10 ऊपर जाके कितना होगा, माइनस का। कोई दिक्कत? पक्का? ये इसे छोड़ो, इसमें कंफ्यूजन क्या होना, ये 10 लगा दो नीचे, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, है नहीं। अब 5 2 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/3 इंटू 10 की पावर 8 में से 7 गया, कितना बचा, 8 में से 7 गया, 7 गया, 7 गया, तो 1 बचा। तो 10 की पावर 10 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ऊपर कितना आया, एक 10 से एक 10 कटेगा, 10/3, 10/3 का मतलब 3 3 9, पॉइंट लगा के 1 लगाया, 3 3 9, इतने मीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर क्या लेनी पड़ेगी, लेंथ लेनी पड़ेगी। कोई दिक्कत? ठीक है, कर लोगे? चलिए समझ आया कैसे करा। एरिया का फॉर्मूला था एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करा है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है अगला क्वेश्चन। देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोन इन अ गिवन फिगर, अ स्टूडेंट मेक अ स्टेटमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन वाई। हाँ ये बात भी सही है कि एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाई पॉइंट से ज्यादा होगी। एक्सप्लेन विद रीजन इफ द स्टूडेंट क्लेम इज राइट। तो इसका पहला आंसर क्या है कि सबसे पहला द स्टूडेंट इज राइट, स्टूडेंट इज राइट, है नी। स्टूडेंट राइट क्यों है,
बिकॉज x हैज मोर मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू y, एज कंपेयर टू y। अब ये तो हो गया आपके पास स्टूडेंट का क्लेम। अब पूछा है कि ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करो। तो आपको याद रखना है बिकॉज क्या, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ या क्लोजनेस ऑफ, क्या, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। और जहां पे ध्यान से देखोगे ना तो इस पॉइंट पे क्लोजनेस क्या है, बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। और y पे क्लोजनेस कम है, दो लाइन के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। कोई दिक्कत, आसान है क्या, स्टूडेंट सही है, x के पास ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है y के कंपैरिजन में। रीजन लिख के आना कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास होगी उस पॉइंट पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी दूर होगी उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। आसान है। अच्छा, सेकंड पार्ट समझिए, कह रहा ऑल्सो रीड्रॉ द रे डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिमाग में थोड़ा याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। इस डायग्राम को एज इट इज उठा देना और एज इट इज बना लेना, बस कुछ मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि x और y पॉइंट मत दिखाना। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, नॉर्थ से एंटर कर रही है, मतलब ये दिखा देना कि यहां से निकली नॉर्थ से और कहां एंटर करी, साउथ में एंटर करी। कुछ नहीं करना, रे डायग्राम सेम है, ऐसे बना दो, नॉर्थ से निकलती हुई साउथ को, मतलब एरो दिखा देना ये वाला कि यहां से निकल रही है और यहां जा रही है और यहां से वापस आ रही है, मतलब साउथ में एंटर कर रही है, नॉर्थ से निकल रही है। कोई दिक्कत? और चाहो तो लिख भी सकते हो कि जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट हो रही होती है, मतलब निकल रही होती है, और साउथ में क्या हो रही होती है, इमर्जिन हो रही होती है, मतलब साउथ में एंटर कर रही होती है और नॉर्थ से निकल रही होती है। आसान है ये क्वेश्चन, है नहीं, हल हुआ था 3 मार्क्स का। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, अब इमेज इन अ डिजिटल सिंगल लेंस। अरे यार डीएसएलआर, यहाँ पे एक लेंस है, इसका क्या दे रखा है, प्रोफेशनल कैमरे का एक इमेज दे रखी है, वो रहा डीएसएलआर, और उसका एक सेटअप दे रखा है जो हमें ऑब्जर्व करना है। द सेकंड इमेज इन अबव इज ए सिस्टमैटिक डायग्राम हाउ द इमेज इज फॉर्म। इस लेंस में किस तरीके से इमेज बनेगी, ये एक सिस्टमैटिक डायग्राम के थ्रू बना रखा है। कोई दिक्कत? अब कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इट इज यूज्ड इन डीएसएलआर कैमरा। यार ये लेंस नहीं जानता कि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले का आंसर तो यही सही हो जाएगा कि कौन सा लेंस है ये, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। कैसे पता चल रहा है, तो इससे पता चल रहा है, नहीं तो आपको पता है कि इमेज क्या बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, और कॉनकेव कभी रियल या इन्वर्टेड नहीं बनाता, दोनों रीजन से पता चल रहा है। दूसरी चीज क्या बोली कि विच टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म ऑन द स्क्रीन। ध्यान से देखो, ऊपर का हिस्सा नीचे हो गया, रे मीट कर रही है, मतलब कौन सी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कोई दिक्कत? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसमें ऑप्शन है कि आप ये भी ठीक कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। दोनों में आपको न्यूमेरिकली क्या सॉल्व करना है, फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखना और डायग्राम को अपने हिसाब से बनाना, ठीक है। देखो, एक फोटोग्राफर डीएसएलआर लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना 50 mm, मतलब इसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ कितना है 50। और क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये कौन सा लेंस है, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं सी को, फिर इसी को मिटा के डी को सॉल्व करेंगे। तो पहले सी पे ध्यान देते हैं। इस फोटोग्राफर ने डीएसएलआर कैमरे में लेंस कौन सा लिया जिसका फोकल लेंथ 50 mm का है, और ठीक है, और जो इमेज बनी है ना वो कहाँ बनी है, 60 mm बनी बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे, मतलब वर्चुअल इमेज बनी होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको बतानी है। तो ध्यान से, अगर मुझे थोड़ा सा केस याद है तो मुझे कुछ चीजें याद कराई गई थी साइन कन्वेंशन के केस में, कि अगर आपके पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है,
तो मेरे ख्याल से इसका जो फोकस है जो कि 50 mm दे रखा है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये बात सही है या गलत? तो ये बात गलत है, पॉजिटिव होती है। दूसरी चीज, इन्होंने बोला v कितनी दूरी पे बनी है, 60 मिलीमीटर की दूरी पे बनी है, प्लस बिहाइंड द मिरर बनी है या बिहाइंड द लेंस बनी है। बिहाइंड द लेंस का मतलब लेंस के इस तरफ बनी होगी, तो v भी क्या होगी, नेगेटिव। आपको क्या बताना है, u की वैल्यू, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा। लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां से 1/v किसके बराबर होगा, 1/f माइनस इधर जाके प्लस 1/, कोई दिक्कत है, फॉर्मूला है डायरेक्ट। f की वैल्यू रखो, u की वैल्यू रखो, आपके आ जाए। मतलब सॉरी आपको क्या चाहिए था, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए था ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए क्या करो, u को इधर ले जाओ और f को इधर। तो 1/u किसके बराबर होगा, 1/f नहीं 1/v माइनस 1/f। विद साइन रखना चीजें ध्यान से। तो 1/u किसके बराबर होगा, 1/f। v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 60 प्लस या माइनस 1/f कितना है, प्लस का 50। आपको पता है इन दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है, 300। 60 के टाइम में 300 कब आता है, 6 5 से 30, तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 5। u के कितना आता है, 3 10 से 30, तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 10। 5 माइनस 15 हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू माइनस का 15/30, तो 300। 15 1 15, 15 2 30, तो ये हो जाएगा 1/20। तो u की वैल्यू आपके हिसाब से कितनी आई है, माइनस का 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर। कोई दिक्कत? तो ये तो सिंपल था, लेंस फॉर्मूले से बताना था। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आई होगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई होगी कितनी, 20 मिलीमीटर दूर लेंस के। कोई दिक्कत? अच्छा, इसी के सेकंड पार्ट पढ़ो, ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है, बस सेकंड पार्ट थोड़ा सा क्वेश्चनिंग है। ये समझ आया कैसे करा हमने? इसे देख लो ध्यान से। हमने लेंस का फोकल लेंथ रखा, v रखा, हमें पता है बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल इमेज होगा, v नेगेटिव होती है। u निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करा, u की इक्वेशन एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ, सॉल्व करके फाइनली u की वैल्यू निकाल के दे दी। ठीक है, अगले बढ़ते हैं किसकी तरफ, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट का मतलब है, हाँ दूसरे पार्ट का क्या मतलब है कि आप जो है इनमें से कोई भी कर सकते हो। तो आप चाहे तो पहला वाला कर सकते थे, अब दूसरा वाला देखते हैं क्या लिखा है। अ फोटोग्राफर इज यूजिंग डीएसएलआर कैमरा टू टेकिंग द पिक्चर ऑफ अ फ्लावर। एक फोटोग्राफर डीएसएलआर कैमरे से किसकी पिक्चर लेना चाहता है, फ्लावर की पिक्चर लेना चाहता है। चलिए ठीक बात है। द फ्लावर इज पोजिशन्ड 150 अवे फ्रॉम द कैमरा लेंस। कैमरा लेंस से कितनी दूरी पे फ्लावर रखा हुआ है, 150 mm की दूरी पे फ्लावर रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से हमें यही सेम चीज करनी है कि कौन से लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो क्या लिखेंगे, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। पहली चीज, u कितना दे दिया आपके सामने, माइनस का 150। ठीक है, आगे क्या लिखा है, हाइट ऑफ फ्लावर इज 80 mm, मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो कितनी लेंगे, 80 mm। कोई दिक्कत? द इमेज फॉर्म हाइट ऑन द कैमरा सेंसर मेजर 20 mm। अब जो इमेज बनी है ना इस कैमरे से, वो कितनी बनी है, वो बनी है कितनी mm, हाइट ऑफ इमेज 20 mm। अब क्योंकि ये रियल इमेज बनाता है तो माइनस का 20 लिखेंगे। कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। आपसे बोला कि एक तो आपको फोकल लेंथ बतानी है, तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला है जिससे हम क्या बता सकते हैं, फोकल लेंथ। पर लेंस फॉर्मूले में 1/f किसके बराबर होगा, 1/v माइनस 1/u के। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत है हमारे पास u है पर क्या नहीं है, v नहीं है। इसी चीज को फाइंड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखते हैं। आपको पता है मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, HI/HO और V/U। यही तो फॉर्मूले दोनों मैग्निफिकेशन के। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से आपके पास जो V की वैल्यू होगी वो क्या होगी, HI/HO इंटू U के बराबर। विद फॉर्मूला साइन रख दो, HI कितना 20, वो भी माइनस का, तो माइनस का 20 इंटू U कितना माइनस का 150 अपॉन HO कितना प्लस का 80 आसान है। 2 के टेबल में 4 से कट गया,
4 से इसे काट के देख लो, 4 3 जा 12, कितना बचा 3, 4 7 जा 28, कितना बचा 2, पॉइंट लगा के 0, 4 5 जा 20। तो v की वैल्यू किसके बराबर आई है? 37.5 मिलीमीटर के बराबर आई है, क्योंकि आपके पास क्या आ गया है? v की वैल्यू आ गई है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो ना 34 नहीं लिखना ना, तो आप कुछ मत करो। यहाँ पे कितना बचा 4 और यहाँ पे कितना बचा 150, इसको ऐसे काट लो। देखो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन सॉल्व हो इजी होगी थी। देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो इसको 75/2 भी लेने देना। अब जरा इसको यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो 1/f इक्वल टू 1/v कितना प्लस का 7/2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/75 माइनस u कितना माइनस का 100 कितना 150। कोई दिक्कत? देखो इसलिए करा है क्योंकि पॉइंट में होता है ना तो एलसीएम का पता ही नहीं चलता, तो हमने एलसीएम लेने के लिए 75 और 150 2 के टेबल में आता है। तो आप क्या लिखोगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/75 प्लस 1/150, एलसीएम कितना आएगा 150। 75 1 जा 75, 75 2 जा अरे 75 इंटू 2 करके देख लो, 2 7 जा 4, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 150। तो कितना आया 2 टाइम्स, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, 151 1, तो कितना आया 5/150। 5/150 का मतलब 1/1 कितना, अरे 1/1 कितना 5 3 जा 50, तो ये, तो मेरे ख्याल से इस लेंस का जो फोकल लेंथ है मींस 1/f वो किसके बराबर आया 1/30, तो f किसके बराबर आया होगा 30 mm के बराबर आया होगा। इसका मतलब इस लेंस का जो फोकल लेंथ है ना वो कितना होगा 30 mm के बराबर। क्या ये फोकस लेंथ पॉजिटिव आई है? बिल्कुल पॉजिटिव आई है, विच मीन्स ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, मीन्स हमारा जो स्टेप है वो एकदम क्या है, करेक्ट है। आसान है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चले देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ही रह रहे हैं, हम तो खत्म ही हो गए ऑलमोस्ट। देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है ध्यान से सुनना इसको। करा अटेम्प्ट एनी टू, या तो इसे अटेम्प्ट कर लो या फिर इसको अटेम्प्ट कर लो, और ये आपके क्वेश्चन का पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। दोनों को देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। जरा इसको देखो ध्यान से, इसके लिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड कर देता हूं, है नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कैमरे में आ रहा है, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इधर कर लो भाई, आ जाएगा। हाँ अब आ रहा है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। द अरेंजमेंट ऑफ द रजिस्टर शोन इन ए फिगर कनेक्टेड टू ए बैटरी। ये पूरा रजिस्टर का एक सेटअप किससे मिला पड़ा है, बैटरी से मिला पड़ा है। पावर डेसिपेशन इन 100 ओम इज 28, इसके अक्रॉस जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है 81 वॉट की आ रही है। अच्छा जी, कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट, इस सर्किट में करंट बताओ। तो पहले थोड़ी देर के लिए इनको हटा देते हैं। सपोज करो ये है ही नहीं, तो ये है ही नहीं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये बैटरी है, बिल्कुल है। नीचे क्या है, एक 100 ओम का रजिस्टर है, बिल्कुल है। उसके बाद ये 25 ओम का एक रजिस्टर है, और ये 25 ओम का एक रजिस्टर है, और ये बैटरी से ऐसे कनेक्ट है नहीं। ये कितने ओम का 25 ओम, ये भी कितने ओम का 25 ओम, ये कितने ओम का 100 ओम का। इससे सिंपल हो गया, वोल्ट मीटर हटा दिया थोड़ी देर के लिए। ध्यान से सुनना क्या क्या बोला। एक तो बोला कि करंट बताओ पूरे सर्किट में। एक बात बताओ, अगर मैं यहां से करंट फ्लो कराता हूं तो क्या ये करंट सेम इसमें जा रहा होगा? बिल्कुल। तो जो करंट इसमें आएगी ना वही करंट कहां से निकल रही होगी, सर्किट से निकल रही होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि आप किसकी करंट निकाल लो, 100 ओम वाले की करंट निकाल लो। आपको याद है करंट कैसे निकालते हैं? पावर के कई फॉर्मूले हैं। पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई, पावर का फॉर्मूला है V² बाय आई, या पावर का फॉर्मूला है I² इंटू आर। आपके पास R और P दे रखा है, I निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे? थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल। तो मेरे ख्याल से पावर कितनी दे रखी है आपको 81 वॉट की। वोल्टेज नहीं, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, इसको छोटा करो बदतमीज को। हाँ, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपके पास 100 ओम का। तो मेरे ख्याल से पावर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा I² इंटू आर। तो यहाँ से I² किसके बराबर होगा P बाय आर के। P कितना हो जाएगा 81, आर कितना हो जाएगा 100। तो I की वैल्यू कितनी होगी √81/100।
√81 मतलब 9, 100 मतलब 10, मीन्स 0.9 एम्पियर। मतलब यहां से जो करंट निकल रहा होगा ना, वो कितना निकल रहा होगा? 0.9 एम्पियर निकल रहा होगा। तो आपसे ये तो बोला कि करंट इन द सर्किट कितना फ्लो कर रहा है, तो आप बताओगे 0.9 एम्पियर। अरे आया, समझ गए? आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो पहला पार्ट समझ आ गया कि भैया जो करंट यहाँ पे वही करंट इसमें है, इसलिए हमने इसको करंट निकाल लिया ताकि बैटरी से वही करंट इसमें जा रही है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगर मुझे किसी भी तरीके से वोल्ट मीटर सेकंड की रीडिंग जाननी है, किसकी रीडिंग जाननी है? वोल्ट मीटर सेकंड की रीडिंग जाननी है। तो सेकंड रीडिंग जानने के लिए मुझे क्या करना होगा, जरा ध्यान से देखते हैं। अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं, हाँ या ना, और अगर सिंगल रेजिस्टेंस लगा रहा हूं तो मेरे ख्याल से ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ध्यान से, पहला पार्ट समझ आ गया। दूसरा पार्ट के लिए क्या क्या बताओ? वोल्ट मीटर में रीडिंग बताओ, वोल्ट मीटर सेकंड में। किसमें? सेकंड में। तो सेकंड में रीडिंग बताने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले ध्यान से देखना, ये 100 ओम का रजिस्टर है, बिल्कुल है। कितने ओम का? 100 ओम का। ये दोनों 25-25 ओम के किस में लगे हैं? पैरेलल में। और आपको पता है पैरेलल में इन दोनों को हटा के 1/r किसके बराबर लिख सकते हो? 1/25 प्लस 1/25 मीन्स 2/25 मीन्स 1/12.5। मतलब इन दोनों को हटा के कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो? 12.5 ओम का रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना, इसमें कितना करंट जा रहा है? इसमें करंट जा रहा है 0.9। तो इसमें भी कितना करंट जाएगा? 0.9 करंट। अगर इसमें करंट 0.9 जाएगा तो जो पोटेंशियल होगा V2, इसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम ही तो होगा। तो पोटेंशियल जो होगा V2 वो कितना हो जाएगा? 12.9 इंटू 0.9 मीन्स कितना हो जाएगा? पॉइंट से थोड़ी देर के लिए पॉइंट को 100 कर लो नीचे। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 19 20 21 22, 2 कैरी, 9 1 जा 9 10 11। 11 बाय 100 का मतलब कितना हो गया? 11 बाय 100 का मतलब हो गया 11.25। कोई दिक्कत? इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा, किसका? V2 का पोटेंशियल वो कितना होगा? 11.25। मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है? 11.25। आपको याद है ये वाला जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो अगर इसमें पोटेंशियल 11.25 है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा? 11.25 ही होगा। सेम इसको मिलेगा, सेम इसको मिलेगा। कोई दिक्कत? समझ पाए क्या करा? हमने इन दोनों को हटाया, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में थे, तो इसके अक्रॉस जो करंट जा रही होगी वही करंट उसके अक्रॉस जा रही होगी। और अगर हमारे पास करंट हो, क्या हो? करंट हो और हमारे पास रेजिस्टेंस हो, तो हमें पता है V = IR से हम क्या निकाल सकते हैं? बीच का पोटेंशियल दोनों का निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो? तो यहां से V2 की वैल्यू कितनी आई है? 11.5 आई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे ख्याल से V2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 11.25 होगा। कितना होगा? 11.25 वोल्ट। अच्छा, इमेजिन करो, जैसा आपने यहां का पोटेंशियल निकाला, क्या आप यहां का भी पोटेंशियल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल क्या? पोटेंशियल डिफरेंस क्या? शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ज्यादा लंबा थक जाऊंगा इस तो मैं। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितने ओम रजिस्टर? 100 ओम रजिस्टर। भाई जैसे इसके लिए निकाला I इंटू आर से पोटेंशियल, क्या इसके लिए भी हम निकाल सकते हैं I इंटू आर से पोटेंशियल? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसके क्रॉसिंग पोटेंशियल क्या होगा? I इंटू आर। I कितना निकाला आपने इसके क्रॉस? 0.9। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 100। एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 100 और ये कितना हो जाएगा? 90 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 90। तो ध्यान से देखना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 90 वोल्ट का। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 11.25 वोल्ट का। इन दोनों का पोटेंशियल जोड़ोगे तो वो किसके पोटेंशियल के बराबर आएगा? V1 पोटेंशियल के बराबर आएगा। पता है ना कि सारे सर्किट का जो पोटेंशियल सम होता है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो जो पोटेंशियल एट V1 होगा वो कितना होगा? 90
प्लस V2 वाला पोटेंशियल 90 प्लस V2 की वैल्यू कितनी थी 11.25, तो 90 और 11 100, 90 और 10 100, 101.25 वोल्ट। इसका मतलब जो पोटेंशियल है किसके अक्रॉस, V1 के अक्रॉस कितना हो जाएगा 101.25 वोल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, आसान था, समझाएं एक बार फिर। हमने पहले क्या करा, इसकी पावर दे रखी है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, यहां से I स्क्वायर R से I स्क्वायर P अपॉन V करके I की वैल्यू निकाली। जो करंट यहाँ में जा रही होगी ना वो कहां से जा रही होगी, बैटरी से ही तो जा रही होगी। तो जो करंट यहाँ से आई है ना 0.9 एम्पियर, वही करंट कहां से निकल रही होगी, सर्किट से निकल रही होगी, बैटरी से निकल रही होगी। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर इन दोनों को हटा के एक सिंगल लगा दिया जाए तो जो करंट 0.9 एम्पियर इसमें फ्लो कर रहा है वही करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा। इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है 0.9, इसका नेट रेजिस्टेंस है 12.5, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, जो V2 वोल्टेज है ना वो आ जाएगा कितना 11.25, है नी। अब जब इस सर्किट को वापस ऐसा करोगे ना, तो क्योंकि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो जो 2.5 होगा ना वोल्टेज, वो दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो हमने बता दिया V2। अच्छा, जैसे हमने इसके अक्रॉस V2 बताया, क्या हम इसके अक्रॉस V पोटेंशियल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, I इंटू R से। तो I इंटू R से एक पोटेंशियल आया 90, एक आया 10, इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल बैटरी का होगा। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना हो गया 90 प्लस V2, 90 प्लस 11.25 मींस 101.25, और यहां से बैटरी का पोटेंशियल आ गया। कोई दिक्कत, ये कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। ये वाला जो हिस्सा करा ये कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट की अप्रोच थी, और ये वाला जो हिस्सा है ये थर्ड पार्ट की अप्रोच है कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालो इसके अक्रॉस, इसका वाला तो हमें पता है सेकंड पार्ट से, दोनों को जोड़ दोगे तो बैटरी के पोटेंशियल V1 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना तो 2 मिनट दो, मैं आपको एक और तरीका समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। हटा दो 2 मिनट के लिए, इसको हटा देता हूं, ये वाला हिस्सा हमने पिछले क्वेश्चन में अभी करा था, थोड़ा बड़ा कर लो रबड़, चलो बेटे बड़ी जो, हाँ जी। तो इसका एक और तरीका है, ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों अब किस में है, सीरीज में, तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा 100 प्लस 105, तो कितना हो जाएगा, इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, मतलब इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 125 पॉइंट, सॉरी 100 प्लस 12 112.5 ओम, है नी। इस पूरे नेट करंट कितना आ रहा है, अभी तो हमने करंट निकाला कितना 0.9 एम्पियर, तो मैं टोटल वोल्टेज निकालना चाहता हूं, R इक्वल टू V बाय I होता है, तो यहां से V किसके बराबर होगा R इंटू I, क्योंकि हम टोटल वोल्टेज निकाले तो टोटल रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा और टोटल करंट ही रखना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 112.5 इंटू टोटल करंट कितना आया 0.9, पॉइंट थोड़ी देर के लिए हटा दो, पॉइंट थोड़ी देर के लिए हटा दो, कितना आएगा 9 5 45, 2 बचा, 9 2 18, 2 बचा, कितना बचा हो गया 20, 9 5 45, हाँ जी 5 बच गया, 4 कैरी, 9 2 18, 19 20 21 22, 2 कैरी, 2 यहाँ आ गया, 9 1 9, 10 11, एक यहाँ आ गया, एक बचा, 9 1 9 और 1 10, तो इसका आंसर आएगा 101.25 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 101.25 हो जाएगा। मतलब या तो आप ये कर सकते हो कि इसका पोटेंशियल जोड़ के निकाल लो, या फिर आप ऐसा करो कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो, टोटल करंट आपको पता है, करंट को मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस से, टोटल वोल्टेज आ जाएगी। आसान था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ, ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बैटरी है कितने वोल्ट की 240 वोल्ट की, इसमें 3 स्विच दे रखे हैं S1 S2 और S3। अब 3 हीटिंग कॉइल दे रखे हैं, एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ सिमिलर 3 हीटिंग कॉइल। एक इलेक्ट्रिक हीटर में तीनों जो कॉइल है ना ABC, ये सिमिलर है, एक जैसे हैं। हर हीटिंग एलिमेंट का जो पावर है वो कितना दे रखा है 1.2, मतलब इसकी पावर भी कितनी है 1.2 किलोवाट,
है नहीं। इसकी भी कितनी है 1.2 किलोवाट, इसकी भी कितनी है 1.2 किलोवाट। जब ये किस पे आ रहे होंगे, जब ये 240 वोल्ट पे होंगे, मतलब जब ये तीनों किस पे रन कर रहे होंगे 240 वोल्ट पे। तीनों का रेजिस्टेंस भी कह रहा है क्या है, सेम है। तीनों में क्या लगाई गई है, स्विचेस लगाई गई है। अब आपको बस सॉल्व करना है ध्यान से। पहला क्वेश्चन, अगर इनको 240 वोल्ट के सोर्स से लगाया, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वन हीटिंग कॉइल। किसी भी एक का क्या निकाल लो, रेजिस्टेंस निकाल लो। वही रेजिस्टेंस सबका होगा, पहली बात दिमाग में बैठाना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। पहली पार्ट, आपको पता है कि हर किसी का पावर कितना है 1.2 किलोवाट, मींस 1.2 इंटू 10,000 कर दूंगा, पॉइंट हटाएगा, 0 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया 1200 वॉट पावर आ गई। आपको वोल्टेज कितना दे रखा है 240 वोल्ट, वोल्टेज आ गया। आप जानते हो आर निकालना है, अभी पीछे बताया था कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर हो सकता है, या आई स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर इंटू आर हो सकता है, या V इंटू आई हो सकता है। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लगाना है आप देखो, ध्यान से देखो। वी आई दे रखा, आर मतलब P और V दे रखा, आर पूछा है, तो V और आर दे रखा है P, मतलब कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करोगे, ये वाला। तो यहाँ पे इस्तेमाल कर ले, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P। वी स्क्वायर मतलब 240 इंटू 240 अपॉन आर मतलब P मतलब 1200। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 1 12, 12 2 24 है नहीं, 12 1 12, 12 2 24, और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8, 2 2 4, तो कितना रेजिस्टेंस आया 48 ओम रेजिस्टेंस आया। कितना रेजिस्टेंस आया 48 ओम। मींस इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा 48, इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा 48, और इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा 48, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस सेम बता रहे हैं। समझ पा रहे हो। तो पहला पार्ट समझ आ गया कि पहले का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 48 ओम होना चाहिए। सॉल्व कर लिया। जगह की कमी क्यों है, मैं इसे साइड कर देता हूं, पर इतना सही है नहीं, थोड़ा छोटा करो और बाकी एक्स्ट्रा चीजों को मिटा दो। टिक 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 टिक। ये समझ आया कैसे मिटा रहा हूं, क्योंकि ठीक है ना, हटा देते हैं। हट गई, गलती चीज हट जाती है भाई, इससे मिटा देते हैं बड़ी रेजर से। पहला पॉइंट समझ आ गया कि हर रेजिस्टेंस, हर इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होगा 40 कितना ओम 48 ओम। 48 ही आया था ना, ध्यान से देखें, हाँ 48 ही ओम आया था, कोई दिक्कत। चलिए तो पहला क्वेश्चन तो मिल गया, कितने ओम 48 ओम। देखिए भाई अगला पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज। मतलब S1 और S3 जब क्लोज होंगे तो उस केस में क्या करंट कितना फ्लो हो रहा होगा हर रजिस्टर में, आपको वो बताना है। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लें। देखो ऊपर क्या लग रही है एक बैटरी, तो ऊपर क्या लग रही है एक सिंपल बैटरी, कितने वोल्ट की 240 वोल्ट की। ये स्विच ऑन हो गया, मतलब ये कंप्लीट सर्किट हो गया है नहीं। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लग रहे हैं, ए और बी, ए और बी, दोनों का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 48 और 48। इसके साथ एक तीसरा लग रहा है किसमें पैरेलल में, कितने ओम का 48 ओम का। पहली बोल रखा है ना ये तो, है ना। आपसे बोला है कि एक तो इसमें कितना रेजिस्ट करंट जाएगा, इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा। ध्यान से सुनना, होता क्या है, क्या ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है या नहीं है, पैरेलल कनेक्शन है। अगर ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है तो जो 240 वोल्ट है क्या वो पैरेलल कनेक्शन में सेम होगा नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा। और ध्यान से हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन्हें मैं हटाऊंगा तो ये दोनों वापस कितने ओम का लगाना पड़ेगा। सीरीज में नेट कैसा आता है 48 प्लस 48, 48 48 कितना हो गया 96, और नीचे कितना लग रखा है 48 ओम, है नहीं, आपने लगा दिया। अब आपको पता है कि 240 वोल्ट ये दोनों अभी इस समय पैरेलल में है, तो अगर 248 वोल्ट इस पे है तो इस पे भी कितना होगा 240 वोल्ट होगा, इस पे भी कितना पोटेंशियल होगा 240 पोटेंशियल होगा। अब हमारे पास अगर पोटेंशियल है और हमारे पास अगर रेजिस्टेंस है तो क्या हम करंट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ये वाली करंट निकालूं I1 नाम देके और इस करंट को बोल दूं I2,
तो मेरे ख्याल से जो I1 होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा V अपॉन R के बराबर। V कितना था 240, R कितना है 48 है नी। इसे काट दो, कितने जा 24 1 24, 24 2 48, ये आ गया कितने जा 24 10 जा और 24 और ये कितना हो गया 5। मतलब जो I1 करंट है वो कितनी जा रही है 5 एम्पियर। इसका मतलब इस वाली सर्किट में कितनी करंट जा रही है 5 एम्पियर। इसका मतलब इस वाली सर्किट में भी कितनी करंट जाएगी 5 एम्पियर, विच मींस सी वाले में कितनी करंट जा रही होगी 5 एम्पियर जा रही होगी। पहली चीज समझ आई। दूसरी चीज समझो, देखो ये जो I2 करंट है अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए तो यही I2 करंट यहां से तो आ रही होगी और ये दोनों किस में है सीरीज में है। तो मेरे ख्याल से जो I2 इसमें जा रही होगी ना वही I2 इसमें भी जा रही होगी और इसमें भी जा रही होगी। तो हम यहाँ से I2 निकाल रहे हैं। तो हमें पता है I2 के लिए ये कौन सा पार्ट है सेकंड पार्ट है ना। तो I2 के लिए जो मैंने बोला है उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि I2 इक्वल टू V बाय R। V कितना है पोटेंशियल 240 और R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी बार 96। 24 1 जा 24, 10 जा 24, 4 जा 4 को काट दो कितना आएगा 2.4 1 जा 4 4 2 जा 8 2 कैरी 4 5 20 तो 2.5 एम्पियर। इसका मतलब यहां से कितना करंट जा रहा होगा 2.5। अगर यहां से 2.5 एम्पियर करंट जा रहा होगा तो ये 2.5 करंट एम्पियर इसमें भी जाएगा 2.5 और यही करंट किस में जा रहा होगा इसमें जा रहा होगा, क्योंकि ये स्विच तो ऑफ है तो यहाँ तो करंट फ्लो नहीं होगा। समझ पा रहे हो आपने क्या बोला। तो अगर ऐसा है क्या, अगर ऐसा है तो मुझे पता चल गया क्या कि अगर मैं सर्किट को क्लोज करता हूं तो I2 जो है वो A में भी जा रहा होगा, I2 जो है वो B में भी जा रहा होगा, तो दोनों में करंट कितना आ रहा है 2.5। अब इसको लिख देना ऐसे कि करंट फ्लो इन ए रजिस्टर, ऐसा कह लो करंट फ्लो इन ए वाले हीटिंग एलिमेंट। तो ए वाले के हीटिंग एलिमेंट का कितना आया था 2.5 एम्पियर। ऐसी करंट फ्लो इन बी हीटिंग एलिमेंट भी कितना आया 2.5 एम्पियर और करंट फ्लो इन सी हीटिंग एलिमेंट कितना आ जाएगा आपके पास 5 एम्पियर आ जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट होगी ये किसकी होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड की। कोई दिक्कत है, समझ पा रहे हो क्या हुआ। अब तीसरी चीज समझो। तीसरी चीज क्या है, कैलकुलेट द पावर डेसिपेशन अक्रॉस ए के अक्रॉस क्या निकालना है पावर निकालना है व्हेन S1 S2 S3 आर क्लोज। यार एक बात बताओ, क्वेश्चन की स्टार्टिंग खुद कह रही थी कि ईच रेजिस्टेंस हैज पावर रेटिंग ऑफ कितने किलोवाट 12। तो ये स्विच ऑफ हो ऑन हो इसकी पावर चेंज होने वाली नहीं है। तो ये तो बेवकूफ बनाने के लिए आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया। तो सी पार्ट में डायरेक्ट लिख देना कि स्विच ऑन हो या ना हो। तो व्हेन 3 स्विच ऑन जो ए की पावर दे रखी है ना गिवन है वो कितनी है 1.2 कितनी 1.2 किलोवाट, या इसी को 1200 वॉट भी लिख देना आंसर सेम ही आएगा। समझ पा रहे हो। मतलब तीसरे क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं था क्योंकि पावर डेसिपेशन तो इन्होंने खुद ही दे रखी है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये थे आपके क्या क्वेश्चन, क्या थे आपके क्वेश्चन। पेपर देख लिया होगा, लेवल आपको समझ गए होंगे। लेवल इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। बस ये है कि बायो स्टार्टिंग में देके थोड़ा बच्चों के दिमाग में थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, केमिस्ट्री उसको थोड़ा रिलीज करता है। एट द एंड जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा होता है, फिजिक्स जो होते हैं जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं वो जब टाइमिंग एंड हो रही होती है ना तो सर को दिमाग खराब कर देते हैं। तो ऐसे में आता आता भी छूट जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नहीं तो पेपर मेरे ख्याल से और आपको भी लगा होगा इजी ही है, जो पढ़ाया है वही है, उससे ज्यादा बाहर का कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।